हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मॉडल सेट पेपर 1 करवाने वाला हूँ, क्लास 11 कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, जिसे शॉर्ट में CA या CAE भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 40 MCQ क्वेश्चन। उनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 मिनट तक का टाइम मिलेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे जल्दी बन जाएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करने में आपको 1 से 2 मिनट लग सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिनको सॉल्व करने में आपको 3, 4, 5 मिनट भी लग सकता है। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको आता है और आप उसको तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। और जिनको आपको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा उनको आप सबसे लास्ट में बनाइएगा, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बहुत जल्दी बन जाएगा और ये टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगेगा? तो वो तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक चीज सोचा है कि जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में हैं उनका मैं हर चैप्टर का MCQ अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग को ये बताना है कि हाँ मैं ऐसा करूं या ना करूं। आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं जरूर वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट पेपर 1 को बनाना। और एक चीज और कि मैं जैसा जैसा मैं आपको बताते जाऊंगा आप वैसा ही करिएगा, आपका बहुत टाइम बचेगा। अभी वो टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर का लगभग 10, 11, 12 चैप्टर लगभग होगा आपका, उसको आप शुरू से अगर बनाना चाहिएगा ना तो वो पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ वो करिए कि MCQ क्वेश्चन जितने हैं वो आप उसका प्रैक्टिस करिए, और जो जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो ये 3 है, ये तीनों जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेशन मतलब चैप्टर 1 से है। अब अगर आपने अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आपको ये दिक्कत हो सकता है कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसीलिए अभी तो जैसे कि मैं मॉडल सेट पेपर 1 बना रहा हूँ तो इसमें ज्यादा डिटेल में मैं हर चैप्टर का बता नहीं सकता हूँ, है ना। इसीलिए मैं आपको बताते जाऊंगा कि जैसे अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चंस है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप वो देख लीजिएगा ना तो आपको अप्रोक्सीमेशन से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप उसको बना पाइएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। चलिए तो फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 693.607 करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यहां पर लिख लेता हूं 693.607, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग को बोल रहा है नियरेस्ट इंटीजर, मतलब हम लोग को सिर्फ यहां तक ही लेना है, ठीक है, डेसिमल से पहले वाला, ठीक है। इसका मतलब इसके इधर वाले लाइन के इस तरफ वाले को लेना है, उधर वाले को नहीं लेना है, ठीक है। अब यहां पर ये होता है कि लाइन की जो इस तरफ वाला जो नंबर होता है वो अगर 1, 2, 3, 4 अगर ये होता है तो ये इसको +1 नहीं देता है। लेकिन अगर, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, +1 नहीं देता है। और अगर 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, अगर ये नंबर होते हैं तो फिर +1 देता है, ठीक है। तो +1 देगा अगर इन नंबर में से कोई होगा। तो इस लाइन के बाद में कौन सा नंबर है, 6, तो 6 तो है, मतलब ये +1 इसको देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 3 से 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 694। और इसके बाद में जो भी नंबर है वो 0, 0, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 694। तो 694 इसमें है क्या, हाँ, तो ये सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ 846.807 करेक्ट टू नियरेस्ट 10 विल बी। अब इसमें हम लोग को नियरेस्ट 10 बोला है तो ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं 846.807, ठीक है। हम लोग बचपन में 1s, 10s, 100 ये सब पढ़े हुए हैं। तो इसमें ये वाला जो होता है ये 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100 होता है। हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि नियरेस्ट 10, है ना, तो इसका मतलब ये बीच वाला यहां तक हम लोग को लेना है, लाइन की इस तरफ वाले को लेना है ना। उसके बाद वाले को, लाइन के बाद वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये 6 इसमें +1 देगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 8, 5, और इस लाइन के बाद वाला सब 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0, फिर डेसिमल, फिर 0, 0, 0। अब डेसिमल के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, मतलब 850 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 850 है क्या, हाँ ये रहा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका एक बार चैप्टर देख लीजिएगा ना तो आपको सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये भी
आपको समझना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.076875 ठीक है, ये है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर तक निकलना है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग को शुरू से देखना होता है कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वहां से हम लोग को काउंट करना होता है। तो हम लोग का नंबर स्टार्ट हुआ है यहाँ 7 से, यहाँ 0 से नहीं, यहाँ 7 से, है ना। तो ये हुआ 1 2 3 और ये 4, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर बोला था तो 4 तक, मतलब यहां तक इस लाइन के इस तरफ वाले को लेना है ना। अब देखिए इस लाइन के इस तरफ बाद वाला नंबर जो है वो 5 है, तो 5 क्या इसको एक इंक्रीज करेगा, हाँ 5 तो इस कैटेगरी में है तो +1 दे सकता है, तो यहाँ पर ये इसको +1 दे देगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.0768 और ये 7 से +1 8 हो जाएगा 8, और बाद में 0 है तो उसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या आंसर आया, ये चीज। अब ये चीज इसमें है क्या, हाँ देखिए ये बी में है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन से। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इस चैप्टर से स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी है, आप यहीं पर समझ जाइएगा। फिर भी मैं एमसीक्यू का जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में समझा दूंगा, और भी इसका क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा तो वो समझा दूंगा आपको। ठीक है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे निकालिएगा, आपको, अच्छा सॉरी ये डिवीजन वाला है। ठीक है, ये डिवीजन वाला है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। ठीक है, तो डिवीजन में क्या होता है कि जो ये राइट साइड वाला नंबर होता है, राइट साइड वाला नंबर, इसमें जो डेसिमल होता है उसको एक नंबर के बाद में लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 है, 8 के बाद में यहाँ पर लगाना होगा, तो ये इधर से इधर आएगा, मतलब ये इस तरफ कितने बार गया है, ये इस तरफ गया है +1, एक बार इस तरफ गया है ना, चलो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार इधर गया है, तो इस तरफ वाले को भी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको भी एक बार इसी तरफ जाना पड़ेगा, इस तरफ एक बार जाना पड़ेगा, मतलब डिवीजन में सेम डायरेक्शन में जाता है। जैसे ये इस तरफ गया है तो इस वाले को भी इसी तरफ जाना पड़ेगा, और अगर इस वाले को अगर इधर जाना होता, इस तरफ जाना होता, तो इस वाले को भी इस तरफ जाना होता, और क्या चीज जाता है, डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में अगर जैसे कि यहाँ पर जो ये नंबर है, ठीक है ये 7 है, यहाँ पर मुझे लाना पड़ेगा, तो इसको मैं कितने बार 1 2 3 बार यहाँ पर लेके आऊंगा, है ना, तो ये इस तरफ कितने बार गया, 3 बार। वही मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए ये 3 टाइम्स इधर जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल 3 बार। अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा 0 बैठा दिए। अब देखिए ये 1 2 और 3 यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.0056 इंटू, और ये वाला 7.82, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, आप सैंपल पेपर में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 19.89626 और डिवाइड, और यहाँ पर 8.7538। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस तरफ वाले को जो राइट हैंड साइड में होता है वहां पर हम लोग को एक नंबर के बाद में डेसिमल देना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चीज दोनों में होता है, डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है, दोनों में देखिए मैंने किया है ना, एक नंबर के बाद में डेसिमल देने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वही चीज का मैंने इस तरफ भी किया। मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और डिवीजन में सेम डायरेक्शन में। अगर ये इस तरफ गया है तो इस तरफ वाले को भी इस तरफ, और अगर ये इस तरफ जाता डेसिमल, अगर इस तरफ जाता आगे बढ़ता, तो इस तरफ वाले डेसिमल को भी हम लोग आगे बढ़ाते। ठीक है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द वैल्यू ऑफ 1205 का होल स्क्वायर बाय कॉन्ट्रैक्टेड मेथड करेक्ट टू लैक विल बी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो मैंने बात किया था ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 3 4 5 मिनट भी लग सकता है, ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको मैं अभी तो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। इसका डिटेल में जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एमसीक्यू, उसमें मैं आपको ये समझा दूंगा कि इसका जो आंसर है वो ये क्यों हुआ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि अभी ये वाला जो वीडियो है वो लंबा बने, इसके लिए इसका जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि हाँ ये वाला कैसे बनेगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये नंबर है डिवाइड वाला, ये कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन से ये क्वेश्चन है। करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल, यहाँ पर हम लोग को वन प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद में एक नंबर हम लोग को लेना है इस टाइप से, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ पहले। 1005.2 और ये डिवीजन 10.005, ठीक है, ये है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होता है, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सॉल्व करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने के लिए एक नंबर के बाद में हम लोग को डेसिमल लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये गया एक बार इस तरफ, तो ये डिवाइड वाला है, ये वाला भी इसी तरफ जाएगा, तो ये वाला भी एक इधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100.52 और ये बन जाएगा 1.0005, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में ये वाला जो होता है वो इस तरफ होता है, जैसे कि 1.0005 और इसको डिवाइड करना है ये वाले नंबर से, तो 100.52, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ये जब मैं डिवीजन वाला बनाऊंगा एमसीक्यू तो उसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये डेसिमल के बाद में जो नंबर है एक मिनट के लिए वो है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक है। अगर मैं इसको 1 से अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा 100.52, ऐसे ही सेम आएगा, है ना। जैसे कि आप अगर नहीं समझ रहे तो देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए 1 से मैं अगर 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 7 ही आएगा, है ना। वही चीज मैं कह रहा हूं कि 1 से अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, है ना, वो चीज है। अब देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है, हम लोग को पहले ही क्वेश्चन में बोला है कि वन प्लेस ऑफ डेसिमल होना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद में एक होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ तक हम लोग को लेना है, इसके बाद में 2 है तो ये 2 तो इसको इंक्रीज करेगा नहीं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा 100.5, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलो तो ये वाला जो चीज है ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा, इसको भी सॉल्व करने में आपको 3, 4, 5 मिनट आराम से लगेगा। बस मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया हूँ कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लास्ट में कुछ टाइम बचा है कि आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके और फिर एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं इसका एमसीक्यू का क्वेश्चन लेके आऊंगा तब, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो गया ये बी वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये नंबर है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है ना, तो ये कौन से चैप्टर से है, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीजन से। अब ये डिवाइड है, इसका मतलब क्या कि इस तरफ जो नंबर है उसको देखना है और नंबर के बाद में डेसिमल लगाना है, एक नंबर के बाद में। तो नंबर यहाँ 6 में है, 6 के बाद में डेसिमल लगाना है, तो इसको कितने बार आगे जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 3 बार आगे जाना पड़ेगा, मतलब ये इस तरफ गया 3 बार। अभी डिवीजन वाला है, इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इसी तरफ जाएगा और कितने बार जाएगा, ये भी 3 बार जाएगा, ठीक है। तो चलो लेके जाते हैं इस डेसिमल को, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब लास्ट में, मतलब वो बाहर ही निकल गया, ठीक है। अब वो यहाँ पर रहा ही नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर रहा ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 89005 डिवाइड और 6.34, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर ए वाला है ना, ये वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि डिवीजन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 6 किलोमीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, वो पूछ रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर मत समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पता ही होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। लेकिन हम लोग से कितना पूछा गया, हम लोग से पूछा गया है 6 किलोमीटर का, तो 6 किलोमीटर में कितना होगा, 6000 हो जाएगा, 6000 मीटर। लेकिन हम लोग से मीटर में नहीं पूछा है, हम लोग किससे पूछा है, सेंटीमीटर में। हम लोग एक चीज और जानते हैं कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, है ना, ये होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 50, ठीक है। तो ये अब किस में निकला, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आंसर कहां पर है, ये वाला है यहाँ पर, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, 80,000 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होगा वो पूछा है। तो ठीक है, आपको ये पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना। तो 1000 मीटर में जब 1 किलोमीटर होता है तो 80,000 मीटर में कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर, है ना। तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ना कि हाँ मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। तो ये आपका 10 तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस बाकी है, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए।
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है इफ 10% ऑफ x इज द सेम एज 20% ऑफ y देन x इज टू y इज इक्वल टू, हम लोग को पूछा है कि 10% x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x इज टू y किसके बराबर होगा, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी तरह से, जैसे 10% ऑफ x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10% के लिए डिवाइड 100 ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, ऑफ x इज इक्वल टू इज सेम एज को इज इक्वल टू लिख सकते हैं 20%, तो 20% को 100 इंटू वाई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x बाय 100 और इधर हो जाएगा 20y बाय 100, ठीक है। नीचे का 100 और ऊपर का 100 हट गया, और ये 1 बार में और ये 2 बार में हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1x और ये हो गया 2y, ठीक है। x और y, इसको जैसे y को हम लोग नीचे ले आते हैं और 1 को यहाँ भेज देते हैं, तो ये x यहाँ बचेगा और ये y नीचे आएगा डिवाइड में, इस तरफ 2 बचा हुआ है और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो अब देखिए ये आया, इसका मतलब क्या कि x इज टू y क्या निकला 2:1, ठीक है। तो ये 2:1 इसका आंसर होगा, तो 2:1 कहाँ है, ये रहा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 2 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 7:8, 2 नंबर रेशियो में है, कौन से रेशियो में, 7:8 के रेशियो में। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर दोनों में हम लोग 3 को ऐड कर देते हैं, देयर रेशियो बिकम, तो उन लोग का न्यू रेशियो बन जाता है 8:9। द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे वो हम लोग को बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू से फिर से पढ़ते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8, तो 7:8 ये क्वेश्चन नंबर है 12 का, 7:8, ठीक है। तो इसको मैं 7x और 8x लिख सकता हूँ। अब इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में भी ऐसे करके 7x और 8x लिख सकता हूँ। अगर रेशियो में होता है इसका मतलब वो डिवाइड में ही है, ठीक है, इस तरह से आप लोग उसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला था, इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अगर दोनों में हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, तो चलो ठीक है, मैं इसमें 3 ऐड कर देता हूँ और नीचे वाले में भी 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने पे क्या होता था कि वो रेशियो क्या बन जाता था, देयर रेशियो बिकम 8:9, तो वो रेशियो बन जाता था 8:9, ठीक है। इस 2 को 8:9 को हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना था, सिर्फ सॉल्व करना था, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 7x प्लस 3, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, फिर ब्रैकेट में 8x प्लस 3। जब भी इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ब्रैकेट आप जरूर दीजिएगा। ब्रैकेट से क्या होता है कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक से नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया, क्योंकि ये जो 8 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको, 9 को 7 से करेंगे तो ये होगा 63x प्लस 9 3 = 27, आगे करेंगे तो 8 8 = 64x प्लस 8 3 = 24, ठीक है। आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 63x को उधर भेज देते हैं, इस तरफ ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस 24 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो चलो, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 24, 24 इधर आया तो माइनस में, और इधर था 64x, ये इधर आया तो माइनस 63x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 1, मतलब 1x या फिर सिर्फ x भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आया 3। हम लोग का क्वेश्चन में क्या था कि 2 नंबर किस रेशियो में है, 7:8 के रेशियो में, तो एक था 7x और दूसरा था 8x। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब आ गया है तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो 7x 7 इंटू x का वैल्यू आया 3, तो ये हो गया 21, और यहाँ पर 8 इंटू 3 ये हो गया 24, तो 21 और 24, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये सब जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको मैं करवा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ए और बी का जो रेशियो है, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ, a/b का
जो इनकम है और इनकम का जो रेशियो है वो है 3:2, ठीक है, ये है। एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो, और उन लोग का एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है उनका रेशियो है 5:3, ठीक है, ये है। चलो, इफ ईच सेव्स 1500, अगर दोनों कितना सेव करते हैं, दोनों सेव करते हैं 1500, ये भी 1500 और ये भी 1500, दोनों कितना सेव करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, देन बी's इनकम इज, तो बी का इनकम कितना है वो हम लोग को इसमें पता लगाना है, ठीक है। चलो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि अगर आप इनकम माइनस सेविंग करिएगा तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आप मान लीजिए आपका जो इनकम है वो 1000 रुपीज है, ठीक है, और 1000 रुपीज में से आपने पूरा महीने भर पूरा खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद आपके पास 200 रुपीज बचा, ठीक है। तो 200 रुपीज बचा, तो 200 रुपीज आप अगर इनकम में से माइनस करिएगा तो इसका मतलब आपने खर्चा कितना किया होगा, 100 में से अगर 200 आप माइनस करिएगा तो 800 बचेगा। 1000 में से 200 माइनस हुआ तो 800। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हाँ, आप इस चीज ये फॉर्मूला लगा के और इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका करना क्या है, चलो तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अब कि इनकम क्या है। चलो इसको मान लेते हैं हम लोग x, तो ये हो जाएगा 3x/2x, ठीक है, इनकम हो गया, माइनस सेविंग, तो सेविंग इन्होंने कितना किया था, सेविंग किया था 1500 और 1500 दोनों ने सेम किया था, तो यहाँ पर ये हो गया 1500 और यहाँ पर भी 1500, ठीक है। अब इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी हम लोग को दिया हुआ है कितना, 5:3, यहाँ पर 5/3, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही। तो 3 इधर आएगा और ये पूरा इधर जाएगा, ठीक है। तो 3 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1500 इक्वल टू 5, और ये पूरा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1500, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये जो 3 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 4500 इक्वल टू 5 2 10 10x माइनस, और ये हो जाएगा 7500, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, जो ये 9x है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इस तरफ जो ये बचा हुआ है माइनस 4500, और ये जो है 7500 ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस 3500, ठीक है, सॉरी 7500, ठीक है। इस तरफ क्या बचा, इस तरफ 10x है और ये 9x इस तरफ प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, मतलब माइनस 9x, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 7500 में से 4500 जाएगा तो 3000 बचेगा, तो 3000, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यही है, इसका साइन प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। और इधर 10x माइनस 9x ये हो जाएगा 1x, तो आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि b का इनकम कितना होगा, तो b का इनकम कितना है, यहाँ पर इनकम और b का, तो b का इनकम इतना है, मतलब 2x है, तो 2x, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 और x का वैल्यू कितना आया 3000, तो 3000 ये हो जाएगा 6000, तो यहाँ पर b का जो इनकम है वो 6000 होगा। अगर आप लोगों से a का इनकम पूछता तो ये था 3x है ना, तो 3 into x, तो ये कितना हो जाता 3 into x, और ये हो जाता 9000, ठीक है। तो a का पूछा तो 9000, b का पूछा है तो 6000, ठीक है। तो यहाँ पर a इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनाना है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है इसमें नंबर का चेंज कर सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो इस तरह का हो सकता है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करवा दूंगा, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है इफ a is to b is equal to 6 is to 7 and b is to c is equal to 8 is to 9 then a is to b is to c। इसमें a is to b का वैल्यू दिया है, b is to c का वैल्यू दिया है, हम लोग को पता लगाना है कि a is to b is to c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर ये 14 का है, a is to b, तो a is to b को मैं लिख सकता हूँ a by b is equal to 6 is to 7, तो 6/7 लिख सकता हूँ,
और क्या दिया हुआ है, B/C, तो इसको मैं लिख सकता हूँ B/C इज इक्वल टू 8:9, तो ये हो जाएगा 8/9। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि A जो है वो 6 है, B जो है वो 7 है, B जो है वो 8 है और C जो है वो 9 है। यहाँ पर B जो है वो दोनों अलग अलग है, यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है। तो उन दोनों को सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इस 7 को मैं 8 से कर देता हूँ और इस 8 को मैं 7 से कर देता हूँ। ठीक है, इससे करने से क्या होगा, 7 × 8 56 और 8 × 7 56, B सेम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये चीज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे में × 8 किए हैं तो आपको ऊपर भी × 8 करना पड़ेगा। ठीक है, आप एक ही तरफ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इस तरफ आप × 7 किए हैं तो इस तरफ भी आपको नीचे में × 7 करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं अब ये क्या बन गया। अब बन गया है A/B बन गया है 6 8 जब 48, नीचे वाला हो गया 56 और इस तरफ B/C हो गया है ये 56 और ये 63। ठीक है, अब देखिए अब B का यहाँ पर भी वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब हम लोग को पता चल गया है कि A/B/C का वैल्यू क्या है। A का वैल्यू क्या है 48, B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 56 और C का वैल्यू है 63। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये आंसर कहाँ पर है, ये है ये C नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट 40 फेल्ड द रेशियो ऑफ पास एंड फेल। हम लोग का रेशियो पूछा है कि पास और फेल का रेशियो पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, एक चीज कि टोटल स्टूडेंट कितना है 120 में से फेल कितने हुए हैं 40। अगर 120 में से 40 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे 80 पास हुए होंगे। तो 80 पास हुए तो 80 में पास में लिख देता हूं और फेल में 40। इन दोनों को काटेंगे तो ये 41 जा और 42 जा। ठीक है, ऐसे में कट गया तो इसका रेशियो क्या आया 2:1। ठीक है, आप एक चीज ये जरूर देख लीजिएगा कि रेशियो आपसे किस तरह से पूछा है, पास एंड फेल का पूछा है कि फेल एंड पास का पूछा है। ठीक है, अगर फेल और पास का अगर पूछा होता तो आपका रेशियो 1:2 का होता। ठीक है, फेल वाला 1 है और पास वाला 2 है। ठीक है, तो पास वाले में मतलब पास फेल में 2:1 है, लेकिन फेल और पास वाले में 1:2 है। तो आपको यहां पर देखना है कि मेरे से रेशियो किस तरह से पूछा है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों दे रखा है, ए भी दे रखा है 2:1 और सी दे रखा है 1:2। ठीक है, तो लेकिन हम लोग का आंसर क्या निकला है 2:1, ये हम लोग का निकला है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द रेशियो इन द सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई इज 9:5। एक्स और वाई का जो सैलरी का रेशियो है वो है 9:5 का। इफ वाई सैलरी इज 600, अगर y का जो सैलरी है वो 600 है, देन x सैलरी इज, तो x का सैलरी कितना होगा वो हम लोग से पूछा है। ठीक है, हम लोग के पास कौन कौन है, x है और y है। ठीक है, इन दोनों का सैलरी का रेशियो क्या है 9:5। हम लोग मान लेते हैं कि ये 9x है और ये 5x है। ठीक है, चलो और क्या दिया हुआ है, y का सैलरी दे रखा है 600, y का सैलरी 600 है और इसका सैलरी हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को इस x का ही सैलरी निकालना है ना। अब देखिए अगर ये इसका 5x है, मतलब 5x इज इक्वल टू 600, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इसी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 600 और ये 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये 5 से ही कटेगा तो ये आएगा 120। ठीक है, तो x का वैल्यू आया 120, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी क्या है 9x, तो 9x, x का वैल्यू मुझे पता चल गया है, तो 9 इंटू x का वैल्यू कितना आया 120, तो 120 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1080। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1080, तो ये हो जाएगा D। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा गया है, इफ x इज टू 4 as to 18:24 देन वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, ये प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, चलो इसको मैं लिख लेता हूं, x इज टू 4 as to 18:24। ठीक है, ये है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं x/4 और इसको मैं इक्वल टू में दे सकता हूं और इसको 18/24। ठीक है, ऐसे करके अब इसमें क्या होगा, देखिए इसको मैं काट सकता हूं। ठीक है, 6 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में, है ना। तो ये क्या आ गया x
3/4 और ये आ गया 3/4, ठीक है। 4 से ये 4 कट गया, बचा क्या, x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3, मतलब ये बी जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पर 18 मिसिंग है, ठीक है। मैं इसको मिटाने के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 लिख के वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है इफ प्राइस ऑफ 10 ग्राम इज ₹1.245, 10 ग्राम का जो प्राइस है वो इतना है, देन द प्राइस ऑफ 1 kg इज, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर बोला गया है 10 ग्राम का जो प्राइस है वो है ₹1.245, ठीक है। ये है हम लोग कितना निकालना है, 1 kg का। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो इतना में कितने रुपए में आएगा वो चीज पूछा है। देखिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इतना हो जाएगा, 100 से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 100 से कर रहा हूं तो मुझे इस तरफ भी 100 से करना पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा, तब ये जाके ये 1000 बन जाएगा। और इसमें क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो ये डेसिमल है वो 2 बार आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है इसलिए 2 बार डेसिमल आगे जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 124.5। तो इतने ग्राम का, 1000 ग्राम का इतने रुपए में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये बी वाला ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या पूछा है, इफ कमीशन ऑन ₹100 इज 2.125, ठीक है, 100 रुपए में इतना कमीशन बनता है, देन कमीशन ऑन 10,000 इज, तो 10,000 में कितना कमीशन बनेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, 100 रुपीज में कमीशन बनता है 2.125, ठीक है, इतना कमीशन बनता है। हम लोग को कितने का निकालना है, 10,000 का, इतने का निकालना है। तो 100 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इतना बनेगा, तो इसमें 1 2 2 जीरो है, इसमें 1 2 3 4 4 जीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये सेम ऐसा ही बन जाएगा, है ना। चलो अगर मैं इस तरफ 100 से कर रहा हूं तो मुझे इधर भी 100 से करना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर भी 100 से करूंगा तो जो ये डेसिमल है वो 2 बार आगे जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है इसीलिए 2 बार आगे जाएगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पर ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 212.5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ए नंबर, ठीक है, 212.50, ठीक है। चलो तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया है। इसके बाद के क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इन कॉमर्स एंड साइंस क्लासेस द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इज इन द रेशियो ऑफ 5:6। कॉमर्स और साइंस क्लासेस के जो स्टूडेंट है उनका रेशियो है 5:6 का। इफ देयर आर 400 स्टूडेंट इन कॉमर्स, अगर कॉमर्स में 400 स्टूडेंट है, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन साइंस इज, तो साइंस में कितने स्टूडेंट होंगे वो हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, देखिए कॉमर्स में और साइंस में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ऑप्शन जो है वो गलत है, ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, पर ये जो क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो कॉमर्स और साइंस के जो स्टूडेंट है उनका रेशियो है 5:6 का, ठीक है। और जो कॉमर्स में जो स्टूडेंट है वो कितना है, 400। तो कॉमर्स में जो स्टूडेंट है वो 400 है, और साइंस का हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं मान लूँ ये 5x है, ये 6x है, ठीक है। तो ये जब इतना है मतलब 5x इक्वल टू 400 है, तो पहले मैं x का वैल्यू पता कर लेता हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 400 और 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो ये आएगा 80, ठीक है। x का वैल्यू आया 80, ठीक है। साइंस कितना है, 6x, तो साइंस क्या है, वो है 6x। x का वैल्यू मुझे पता चल चुका है, तो 6 × 80, तो ये हो जाएगा 480। तो साइंस के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 480। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो 480 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 480 बना देता हूँ, तो ये इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि साइंस में इतने हैं, कॉमर्स में इतने हैं, रेशियो भी दे दिया। हम लोग उससे लास्ट में ये पूछ सकता था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, साइंस और कॉमर्स दोनों को मिला के। तो हम लोग क्या करते, हम लोग को पता है कि कॉमर्स के 400 है, साइंस का 480 अभी हम लोगों ने निकाला। अगर टोटल पूछता तो दोनों को ऐड कर देते, तो 880 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है, टोटल का, ठीक है।
तो आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग चैन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि चैन रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चैन रूल से है। चैन रूल से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको चैन रूल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल्स, 6 एप्पल्स इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, देन 30 मैंगोज इज इक्वल टू कितने ऑरेंजेस होंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, चैन रूल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम लोग को क्वेश्चन देखना है कि पूछा क्या है। 30 मैंगोज इज इक्वल टू कितना ऑरेंज, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 30, अच्छा ये 21 क्वेश्चन नंबर का है। 30 मैंगोज इज इक्वल टू एक्स ऑरेंजेस। ठीक है, मैं इसको मान के चल रहा हूं एक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता है वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, ये चीज तो क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आपको सबसे पहले ये चीज लिख लेना है, उसके बाद एक्स का जो वैल्यू है मतलब एक्स का, वो इस तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि एक्स ऑरेंजेस इज इक्वल टू 30 मैंगोस। ठीक है, अब मैंगोस पे खत्म हुआ है तो यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो मैंगोस पे ही करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर है क्या। हाँ देखो, 6 मैंगोस इज इक्वल टू 4 एप्पल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 मैंगोस इज इक्वल टू 4 एप्पल्स। अब यहाँ एप्पल्स पे खत्म हुआ है तो एप्पल्स पे ही स्टार्ट होना चाहिए, तो देखते हैं। हाँ यहाँ पर है 6 एप्पल्स इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, तो यहाँ पर 6 एप्पल्स इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। ठीक है, अब देखिए ऑरेंज पे स्टार्ट हुआ था, ऑरेंज पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का इतना तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खींच के और जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करिए इस तरफ, तो ये हो जाएगा x इंटू 6 और इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 30 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी को उधर भेजेंगे तो इस तरफ तो ये मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 इंटू 4 इंटू 12 और ये 6 इंटू 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दें तो यहाँ कटेगा, ये 6 के टेबल से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 1 बार में, फिर 6 के टेबल से ये कट जाएगा, मतलब 6 के टेबल से नहीं, चलो 2 के टेबल से ये कटेगा 3 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ 3 बचा है और यहाँ 30 बचा है, तो इसको और मैं इसको काट देता हूँ, तो ये 10 बार में कट जाएगा। बचा हुआ क्या क्या है, 10 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है, तो 10 इंटू 4 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 40। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद 23 में करवा देता हूँ, फिर बाद में 22 इधर में लिखा हुआ हूँ। ठीक है, मैं लाइन से करवा दूंगा सब। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। ये क्वेश्चन भी चैन रूल से ही है, तो इसको भी करते हैं। इफ 42 काउस आर इक्वल टू 28 बैफेलोस एंड 70 बैफेलोस आर इक्वल टू 30 हॉर्सेस, देन हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर आर इक्वल टू 70 काउस। ठीक है, ये हम लोग से पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन है हम लोग का हाउ मेनी हॉर्सेस, तो मानते एक्स हॉर्सेस इज इक्वल टू कितना 70 काउस। ठीक है, 70 काउस। अब देखिए x हमेशा इस तरफ होना चाहिए, तो x इस तरफ है। अब यहाँ काउ पे खत्म हुआ है तो काउ से स्टार्ट भी होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 23 का ये आंसर है। ठीक है, तो काउ पे स्टार्ट होना चाहिए, तो काउ देखते हैं यहाँ है, देखो 42 काउस आर इक्वल टू 28 बैफेलोस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 42 काउस इज इक्वल टू 28 बैफेलोस। ठीक है, उसके बाद 70 बैफेलो पे खत्म हुआ है, तो बैफेलो पे स्टार्ट होना चाहिए, तो कितना है 70 बैफेलोस, तो यहाँ पर 70 बैफेलोस इक्वल टू 30 हॉर्सेस। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है, बस हम लोग को क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है, वही सेम चीज यहाँ पर उतार के और कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों खींचा, क्योंकि हॉर्स पे स्टार्ट हुआ था और हॉर्सेस पे ही खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम लोग यहीं तक कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो तो अब इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 42 इंटू 70 और इस तरफ वाले को करेंगे तो 70 इंटू 28 इंटू 30। ठीक है, x को यहीं पे रहने देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो 70 इंटू 28 इंटू 30 और ये दोनों उधर जाएगा तो डिवाइड में मतलब नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 70। ठीक है, 70 से 70 कट जाएगा और
7 के टेबल से ये और ये कट जाएगा कितने बार में, ये कटेगा 6 बार में 7 के टेबल से, और ये 4 बार में, ठीक है। 6 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो बच क्या गया 4 और 5, तो 4 5 जा 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मैं कैसे चेन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या पूछा है, 7/8 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, मतलब यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग को परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन ये जो है, अगर ये डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, या किसी में भी हो, रेशियो में भी हो, अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए। तो जैसे कि 7/8 है, इसको मुझे करना है परसेंटेज में, तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 100 700 और नीचे में 8। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 87.5, ठीक है। या फिर मैं इसको कह सकता हूं 87 1/2, ठीक है, ये भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 700 को 8 से डिवाइड करके आपका यही आएगा, ठीक है, 87.5। तो इसका मतलब आपका ये जो डी आंसर है ये आपका ये सही होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम है, तो ऐसे में सोचिएगा कि हाँ ये अलग है ये अलग है। हाफ को हम लोग 0.5 या फिर 1/2 भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बोला है 9/10 फाइन गोल्ड इज इक्वल टू, अगर 9/10 फाइन गोल्ड है तो ये कितना है, मतलब कितना कैरेट गोल्ड है, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 260 और नीचे में कितना है 10 नीचे में एक जीरो है, मतलब 10 है। अगर इसको काटेंगे तो एक के पहले में डेसिमल लग जाएगा, मतलब 21.6। तो प्योर गोल्ड कितना हो जाएगा 21.6, तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका, 21.6 कैरेट फाइन गोल्ड, ठीक है। तो आपकी समझ में आया होगा। चलो, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको मैं करवा देता हूँ, इसको पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज, अगर 60% बॉयज है एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स आर 520, और जो गर्ल्स है वो 520 है, द नंबर्स ऑफ बॉयज आर, तो नंबर्स ऑफ बॉयज कितने हैं, ये हमने से क्वेश्चन में पूछा है। चलो ठीक है, अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। अब देखिए, टोटल स्टूडेंट, ठीक है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होंगे, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, है ना। अब बॉयज कितने हैं, बॉयज का बोला है 60%, तो अगर 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितने होंगे 40%। अब यहाँ पर गर्ल्स का नंबर भी बताया हुआ है कि गर्ल्स कितने 520, तो 520, ठीक है। लेकिन बॉयज का हम लोग को नहीं पता है, और बॉयज का हम लोग को पता लगाना है कि बॉयज कितने होंगे, है ना, ये हम लोग को पता लगाना है। चलो ठीक है, अब देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट टोटल स्टूडेंट बी एक्स, टोटल स्टूडेंट को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो 40%, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 40% ऑफ एक्स, टोटल स्टूडेंट का 40% कितना है 520, है ना, वही चीज है ना, 40% कितना है 520, तो टोटल का 40% है 520। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40% को हम लोग 100 लिखते हैं, ऑफ को एक्स, ऑफ को मतलब मल्टीप्लाई है और एक्स, ठीक है, इक्वल टू 520, ठीक है, ये चीज हुआ। अब x को यहीं पे रहने देंगे, इसको उधर भेजेंगे। पहले मैं इसको काट लेता हूँ, 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। अब चलो आप भेज देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 520 इंटू 10 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा ये 4, नीचे में 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा और एक 0, ठीक है। तो 13 और एक 0, चलो ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 130 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300, ठीक है। तो x का वैल्यू आया 1300, ठीक है। और x हम लोग क्या माने थे, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट में से अगर मैं गर्ल्स को हटा दूं तो जो बचेगा वो बॉयज बचेगा। तो मैं अगर देखिए यहाँ मैं रफ टाइप में कर रहा हूँ कि इतने में से मैं गर्ल्स कितनी है 520, ठीक है। इसमें से अगर मैं इतना हटा दूं तो कितना बचेगा
780 आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर 780 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भी है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर 15 क्वेश्चन और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है 50 + 50 का 50% कितना होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको क्या करेंगे कि 50 + 50 100 और 100 का 50% 50 होता है, तो उस तरह से ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन वैसा नहीं है, इसमें क्या है 50 ये अलग है प्लस 50 का 50 यहां पर ये चीज अलग है, ठीक है। तो 50 का 50% मतलब 25 प्लस और ये 50, तो 50 + 25 ये हो जाएगा 75। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पूछने का तरीका है बस कि अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूं कि 50 + 50 का 50%, ठीक है, तो उसका आंसर अलग आएगा, उसका आंसर 50 आएगा। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं 50 + 50 का 50%, ठीक है, तो इसका आंसर 75 आएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 अगर आता है आपका तो इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% + 20% + 10%, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए, कोई भी सामान खरीदने गए, तो हम लोग को 3 बार उसमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। पहली बार हम लोग को मिला 25%, उसके बाद फिर हम लोग को मिला 20% और उसके बाद हम लोग को मिला 10%, ठीक है। तो ये एक ही बार में अगर लेते तो कितना डिस्काउंट करते, ठीक है। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि जोड़ दीजिए 25 + 20 + 10 तो ये हो जाएगा 55, तो 55% डिस्काउंट मिला होगा, लेकिन वैसा नहीं है। इसको हम लोग देखेंगे अभी कैसे, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि चलो कोई सामान है जिसको हम लोगों ने 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है, 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये का सामान था। हम लोग को पहले डिस्काउंट कितने का मिला 25% का। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 25% का जो डिस्काउंट मिला है, 100 का 25% कितना होगा 25 रुपीज, तो 25 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 75। अब 75 में आ चुके थे, उसके बाद भी हम लोग को डिस्काउंट मिला 20 रुपीज का, सॉरी 20% का, तो 75 का 20% निकालेंगे, ठीक है, माइनस 20% हम लोग को डिस्काउंट मिला। तो मैं यहाँ पर साइड में निकाल लेता हूँ, 75 का जो 20% होगा तो वो हो जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा 15 बार में, ठीक है, 15 रुपीज निकलेगा। तो यहाँ पर मैं 15 रुपीज माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। 60 रुपीज से आने के बाद फिर से मुझे 10 रुपीज का डिस्काउंट मिला, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट मिला तो माइनस 10%, तो 60 का 10% 6 होगा तो -6, तो ये हो गया 54, ठीक है। तो 54 रुपीज में मुझे वो सामान मिला जो कि सामान कितने का था 100 का था, लेकिन 54 रुपीज में मिला। तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिल गया, 100 का सामान था तो 54 में मिला, तो मुझे 46 रुपीज का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 46% मान लेते हैं, तो 46% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ के करिएगा ना एक ही बार में जोड़ के करिएगा तो आपका 55 आएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो एक ही बार में जोड़ के मत करिएगा, आपको ये अलग अलग करके डिस्काउंट देता है इसीलिए, ठीक है। अगर इसको जोड़ के अगर आप करिएगा ना और अगर वैसे डिस्काउंट देते हैं तो उसको लगेगा, जो भी परचेस कर रहा है उसको लगेगा कि मुझे वो डिस्काउंट दे रहा है सिर्फ 46% का, ठीक है। और अगर आप ऐसे करके बोलिएगा तो बोलिएगा 55। तो इसीलिए क्या करते हैं कि अलग अलग करके बताया जाता है कि ये अलग अलग डिस्काउंट से हम लोग को कम लगेगा, लेकिन उन लोग को ज्यादा लगता है कि हम लोग को डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो एक ही बार में ना देखिए, इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को मैं बनाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ 1100 इन ₹1000 द रेट ऑफ डिस्काउंट इज, मतलब कोई सामान था जो कि 1100 रुपए का था, लेकिन हम लोगों ने उसे 1000 रुपए में बेच दिया, तो हम लोगों ने कितना रेट ऑफ डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग को पता है कि 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, लेकिन रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है वो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल वैल्यू इनटू रेट बाय 100, ठीक है। डिस्काउंट कितने का दिया 1100 का, मतलब 1100 का सामान था लेकिन 1000 में दे दिया, मतलब 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। बिल वैल्यू कितने का वो सामान था 1100 का सामान था,
रेट नहीं पता है, वही तो हम लोग को निकालना है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11 जो है वो रेट के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह 100/11। ठीक है, और इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ रेट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.09, या फिर इसको आप कह सकते हैं 9 1/11। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, ऑप्शन में जो भी होगा वो आप कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, यही आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला गया है A shopkeeper offers a discount of 10%। एक शॉपकीपर है जो कि 10% डिस्काउंट देता है ऑन ऑल द आइटम्स, सब आइटम्स पे, इफ कस्टमर्स पे परचेज आइटम्स वर्थ ₹1470, हाउ मच मनी ही हैड टू पे। अगर कोई कस्टमर है जो कि सामान एक खरीद रहा है, उसका प्राइस है 1470 रुपीज, तो उसको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, 10% कम करके ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ कि चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि वो 1470 का था और जो शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 147। ठीक है, ये होगा इसका 10%। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो 1470 को अगर मैं 147 से अगर माइनस करूं तो ये हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इतना रुपीस उसको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर में देखते हैं बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतने का सामान था, 10% का डिस्काउंट मिला, तो उसको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा गया एन एजेंट इज एंटाइल्ड टू अ कमीशन ऑफ 1500। एक एजेंट है जिसको कमीशन मिलेगा 1500 रुपए एट 15% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब मान लीजिए जितना भी वो सेल किया, उस सेल का उसको 15% उसको कमीशन मिलेगा। द टर्नओवर इज, तो वो टर्नओवर कितना, वो सेल कितना किया होगा कि उसको 1500 रुपए मिला होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब है इसमें हम लोग 15% निकालेंगे। तो 1000 का 15% 150 होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। 10,000 का 15% अगर निकालेंगे तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, 10,000 का अगर मैं 15% अगर निकालता हूँ और अगर मेरा 1500 रुपये आता है तो यही मेरा आंसर होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 100 इंटू 15 करेंगे तो 1500 ही आएगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला गया है एन एजेंट चार्जेस 5% कमीशन प्लस 1%। मतलब एक एजेंट है जिसको 5% कमीशन भी मिलेगा और उसके बाद 1% और कमीशन मिलेगा। ठीक है, इफ ही सेल फॉर 1240, अगर वो इतना रुपए में सेल कर रहा है, हिज टोटल अर्निंग, तो उसका टोटल अर्निंग कितना हुआ होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1240 का 5% निकालूं तो वो आएगा, आप साइड में निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1240, इसको अगर 5% अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो गया, इसको इससे काटते हैं 2 बार में और 2 से इसको काटते हैं 62। तो यहाँ पर कितना है, 5% कितना है 62। ठीक है, प्लस क्या था 1% और था। ठीक है, तो 1%, तो 1240 का 1% कितना होगा 12.40। ठीक है, 2 डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे तो 12.40, तो इसी में 12.40। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 62 ये नहीं है। ठीक है, 62 इसको मैं 4 0 4 और 7, तो ये हो गया 74.40। ठीक है, तो इतना उसको मतलब इतना अर्निंग उसका हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे बनाना है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 31 था। इसके बाद 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है ए शेयर ब्रोकर रिसीव 150 एज ब्रोकरेज ऑन सेलिंग द शेयर्स ऑफ 21,000 एट ₹210 पर शेयर। मतलब एक शेयर का जो रेट था वो 210 रुपए था और उसने कितना रिसीव किया, 21,000 रुपए रिसीव किया और उसको उस पर ब्रोकरेज कितना मिला, 150 रुपीज ब्रोकरेज मिला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये पता करना है कि उसने शेयर बेचा कितना। उसने एक शेयर का रेट इतना था और उसको टोटल मनी इतना रिसीव हुआ, तो वो शेयर था कितना। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड 21,000 को 210 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं तो आएगा 100, मतलब उसने 100 शेयर को सेल किया।
ठीक है, इतना सेल किया, ठीक है, 100 शेयर को। अब इसमें बोला गया है कि 100 शेयर को सेल करने पे उसको 150 रुपये मिला, ठीक है। तो एक यहाँ पर बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रोकरेज पर शेयर, तो एक शेयर का कितना ब्रोकरेज वो ले रहा है, ठीक है। तो ठीक है, 100 शेयर उसने बेचा और उसने 150 रुपये लिया, तो 150 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.5 रुपीज, ठीक है। मतलब एक शेयर को बेचने के लिए वो कितना रुपए ले रहा है, 1.50, 1.50 रुपये ले रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये बी, ठीक है, ₹1.50 ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 उसको बनाते हैं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। इसमें बोला गया है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹880 इन 2 ईयर्स, 2 साल में 880 रुपीज हो जाता है, एंड 920 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में 920 हो जाता है। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट इज, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या था वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको मैं बनाता हूं। इन 2 ईयर्स अमाउंट बिकम, अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है ₹880, ठीक है, इतना हो जाता है। 3 साल में इन 3 ईयर्स अमाउंट बिकम, अमाउंट कितना हो जाता है ₹920, ठीक है, इतना हो जाता है। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल तो हमेशा फिक्स रहता है और जो इंटरेस्ट होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे कि अगर पहले साल अगर 200 रुपए इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी 200 मिलेगा, तीसरे साल भी 200 मिलेगा, ऐसे सेम मिलता है। यही चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग हो जाता है, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग होता है, ठीक है, उसमें बढ़ता रहता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी ये चीज, तो अब इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि 2 साल में इतना मिला था, 3 साल में इतना मिला, तो जो 1 साल का जो डिफरेंस है उसमें क्या मिला होगा, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला होगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल का जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, 920 में से 880 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें जो बढ़ा होगा वो इंटरेस्ट ही बढ़ा होगा, तो ये आएगा 40 रुपीज, ठीक है। तो 1 साल में 40 रुपीज आया, तो इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल में कितना आया होगा, 2 × 40 मतलब 80 रुपीज आया होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को लेके, ये वाला जो है इस लाइन को लेके मैं बनाता हूं, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P + I, ठीक है। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के अमाउंट कहलाता है, ठीक है। चलो तो अमाउंट कितना हो गया था, 880, तो 880। प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग को पता है कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 80 रुपीज, तो मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ। अब जो यहाँ 80 है वो प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 880 - 80 = P, तो P क्या हो जाएगा, P = हो जाएगा 800, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रिंसिपल पता चल गया, क्या पता चला कि प्रिंसिपल है 800, ठीक है। चलो तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल है, मान लो कुछ भी प्रिंसिपल 100 रुपीज है, वो 10 साल में डबल हो जाता है, ठीक है, 10 साल में डबल हो जाता है। मतलब अगर 100 रुपीज है, मान लो ये प्रिंसिपल है, तो ये 10 साल के बाद में यही चीज अमाउंट, यही चीज 200 हो जाता है। अभी 200 हुआ, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 है, और क्योंकि वो तो फिक्स रहेगा, और इंटरेस्ट भी इसमें 100 रुपीज होगा, तब जाके ना 200 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 200 इसलिए हुआ, ये कितने साल में हुआ, ये हुआ 10 ईयर्स में। अब देखिए फिर से ये ट्रिपल मतलब 300 अमाउंट, ये 300 ये कब हो जाएगा, जब इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल तो 100 रहेगा और जो इंटरेस्ट है वो 200 हो जाएगा। तो 10 साल में 100 रुपीज बढ़ता है, 10 ईयर्स में 100 रुपीज बढ़ता है, तो 20 ईयर्स में 200 रुपीज बढ़ेगा, है ना वो चीज। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग को 20 ईयर्स सी, ठीक है। तो ट्रिपल वो कितने साल में हो जाएगा, 20 ईयर्स में हो जाएगा। ये तो मैं आपको शॉर्ट में बताया, इसका अगर आपको लॉन्ग में जानना है तो इसका मैं वीडियो बनाया हूं, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा कि अगर इसको बनाना होगा, सॉल्व करना होगा तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें रेट अभी दिया हुआ नहीं था, अगर रेट होता तो और अलग तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, इसको बनाते हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 35 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है एट 8% फॉर 2 years इज। ठीक है, तो हम लोग को इसमें हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, ये होता है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। P प्रिंसिपल मुझे दे रखा है 500, तो 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%, तो 8/100 इंटू टाइम मुझे दिया हुआ है 2 years। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, 5 इंटू 8 ये हो जाएगा 40 और 40 इंटू 2 80, तो यहाँ पर 80 निकला मेरा इंटरेस्ट। तो इसके हिसाब से ये जो सी ऑप्शन है ये हम लोग का सही होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसमें पूछा गया है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो वो चीज है। तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100 होता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को P निकालना है, तो P को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर I नीचे में 100 था तो वो ऊपर आया, तो I इंटू 100 बाय P तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, P को रहने देते हैं, और R और T ऊपर में है वो नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ पर R और T आ गया। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकालने का ये I इंटू ये B इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे वाले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर खत्म हो जाएगा हम लोग। ठीक है, चलो तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 52। एक सम है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 52 लग रहा है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, और सिंपल इंटरेस्ट भी सेम पीरियड के लिए मतलब 2 साल के लिए एट द सेम रेट, और इसका रेट भी सेम है, इज 50। उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50। द रेट परसेंट, तो हम लोग को बताना है कि कितना रेट परसेंट से ये चीज हो रहा है, वो चीज हम लोग को बताना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 52 लग रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 50 रुपए लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम लगता है, इक्वल लगता है, तो इसका मतलब 2 साल में फॉर 2 years, 2 साल में इसका 25 + 25 ये सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 25 ही लगा होगा, लेकिन दूसरे साल 27 लगा होगा, तब जाके ये 52 बना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल अलग होता है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस है। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो 2 रुपए का डिफरेंस है, ये जो प्रिंसिपल है वो 50 रुपीज पे जो इंटरेस्ट लगा है वो 2 रुपए का इंटरेस्ट लगा है, मतलब 50 रुपीज पे 2 रुपए का इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो I इक्वल टू PRT बाई 100 ये फॉर्मूला होता है। R हम लोग R ही निकालना है ना क्वेश्चन में, तो R को रहने देते हैं, बाकी सबको इधर लेके आएंगे। अब R, अब I क्या इंटरेस्ट हम लोग का कितना है 2 रुपए, तो यहाँ पर 2 इंटू 100, P कितना है, P है 50, तो 50 इंटू 1 हम लोग 1 साल के लिए ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 50 और ये 100 2 बार में चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो 4% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का कितना का लग रहा है 4% के हिसाब से, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को करते हैं, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को बनाते हैं। इसमें पूछा गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वॉचेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 वॉचेस, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 20 वॉचेस का, मतलब हम लोग 20 वॉच खरीद के लेके आए, तो मान लेते हैं कि हम लोग 20 रुपए में खरीद के लेके आए। ठीक है, 20 वॉच हम लोग 20 रुपए में खरीद के लेके आए, और हम लोग सिर्फ 15 वॉच को अगर बेचते हैं तो हम लोग के पास 20 रुपए आ जाते हैं, और अभी भी हम लोग के पास 5 वॉच बाकी है ना, उसको भी हम लोग बेच सकते हैं, तो वो हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। और आगे में क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा वो हम लोग से इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 प्राइस, ठीक है, यहाँ पर सी होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच हम लोग मान के चल रहे हैं, ये लेट कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक वॉच का जो प्राइस है वो 1 रुपीज है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वॉचेस, तो 20 वॉचेस का प्राइस कितना होगा 20 रुपए। अब अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 वॉचेस इज इक्वल टू ₹20। अब ये कैसे पता चला, ये तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 20 वॉच को जितने में खरीदते हैं
उसमें से 15 वॉच को सेल करते हैं उसी कॉस्ट में, है ना, सेम है दोनों, तो इसीलिए ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 वॉचेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 वॉचेस, ठीक है, तो दोनों का 20-20। अब सेलिंग प्राइस, अब एक वॉच को हम लोग सेल कर रहे हैं तो कितना रुपया आएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉच इज इक्वल टू 20 और जो 15 है वो नीचे आ जाता है। इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, एक वॉच का हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलो ठीक है, निकालिए। चलो उसके बाद हम लोग को निकालना है कि प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन वॉचेस है 20/15, तो 20/15 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ वन वॉच, एक वॉच का ही हम लोग को लेना है। मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस एक वॉच का ले रहा हूँ, है ना, तो कॉस्ट प्राइस भी एक वॉच का ही लूंगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 15 15 और ये इसको सॉल्व करिए तो 1/3 हम लोग का आएगा, ठीक है, 1/3 आया। ये हम लोग का क्या निकला, प्रॉफिट। हम लोग क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना है 1/3 इंटू 100, तो इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस एक का, तो एक का प्राइस कितना है 1 रुपीज, तो मैंने 1 लिखा है, ठीक है। 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 आएगा, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाया हूँ वीडियो में, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको आपने समझ गए होंगे। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹60 एट 20% लॉस। एक आर्टिकल है, मतलब कुछ भी सामान है, उसको हम लोग 60 रुपए में बेच दिए, लेकिन बेचने पे भी हम लोग को 20% का लॉस हो गया। इट्स परचेज प्राइस वुड हैव बीन, तो उसका परचेज प्राइस क्या था वो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करिए, इसमें से सबका 20% निकालिए। 20% निकालने पे अगर 60 आ रहा है तो आपका वही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि 65 का अगर मैं 20% निकालूं, ठीक है, तो इसका लगभग आएगा 13 रुपीज, ठीक है, हाँ 13 रुपीज आएगा। तो अगर मैं 65 में से 13 माइनस करूंगा तो 60 तो आएगा ही नहीं, है ना, 60 नहीं आएगा। चलो 70 का अगर मैं 20% निकालूं तो ये आएगा 14 रुपीज, ठीक है। तो अगर 70 में मैं 14 माइनस करूंगा तो भी 60 तो आएगा नहीं, ठीक है। अब 75 का अगर मैं 20% निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या, ये गया 5 बार में, ये गया सिर्फ 15 बार में। तो अगर 15 आया तो 75 में अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरा 60 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो 75 था वो इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आया होगा। ये मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं कि आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या पूछा गया है, इफ सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3:4। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है, अच्छा नहीं, ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन परसेंटेज ऑफ लॉस इज, तो कितना परसेंट का लॉस हो गया होगा वो हम लोग को पता लगाना है, ठीक है, मतलब लॉस परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, अब देखिए हम लोग कॉस्ट प्राइस 4 रुपए में हम लोग खरीद के लेके आए और उसको बेच रहे हैं 3 रुपए में, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि लॉस जो है वो 1 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है, लॉस हुआ है 1 रुपीज का, तो 1 इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4 रुपीज, तो 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, मतलब 25% का हम लोग को लॉस हुआ है ना। तो 25 इसमें है क्या, हाँ ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपको इसका तो प्रैक्टिस करना ही है। साथ में देखिए इसमें ना जो क्वेश्चन थे वो थोड़े बड़े बड़े भी क्वेश्चन थे। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन आता है। पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी आपका चैप्टर्स है उसका मैं एमसीक्यू बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको हर चैप्टर से एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्जाम अच्छा दे पाए, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।